हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास जो है वो होने वाली है साइंस के अंतर्गत उसके सब सेक्शन केमिस्ट्री को लेकर, जो कि क्लास 10th के लिए है। इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को, कि केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के रिएक्शंस आपके 10वीं कक्षा के पहले अध्याय में दिए गए हैं, उन सभी की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। उन सभी के बारे में हम सीखेंगे, लेकिन एक एक करके सीखने के बाद उनके एग्जाम्पल्स को भी थोड़ा सा बिल्कुल क्लियरिटी प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर उससे संबंधित हमारे पास कोई भी प्रश्न आता है तो हम उसको पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर के आधार पर उसको प्रस्तावित कर सके, उसको समझ सके। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बने रहिए इस क्लास में लास्ट तक, ताकि आपके पास जो भी जानकारी जा रही है वो पूरी तरीके से जाए, आपके पास कोई भी कंफ्यूजन ना शेष बच जाए, कोई क्यूरियोसिटी ना बच जाए, ताकि आपको अपने आने वाले समय में जो भी एग्जामिनेशंस होंगे, जो भी पेपर्स होंगे, चाहे वो यूटी के हों, चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, उसमें किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, ताकि आपको सीखने को मिल सके कि आपके केमिकल रिएक्शंस किस किस प्रकार के यहाँ पर दर्शाए गए हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन आपको समझने हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर, और हम वन बाय वन इन सभी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, जानेंगे, समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जो भी अध्ययन करना था वो हमने इसके पहले के क्लासेस में कर रखे हैं। लेकिन उसको फिर से एक बार रिपीट मोड में लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहने का तात्पर्य होता है कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ यौगिक के रूप में हो, चाहे तत्व के रूप में, आपस में संयोग करते हैं और एक ऐसे उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसकी रासायनिक गुणधर्मिता अपने अभिकारकों से भिन्न होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम कई बार समीकरण का रूप प्रदान करते हैं, यानी समीकरणों के रूप में लिखते हैं, या फिर उनके रासायनिक चिन्हों के नाम आधार पर लिखते हैं, जिसे हम रासायनिक सूत्र के नाम से भी जानते हैं या रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। रासायनिक समीकरण अगर शब्दों के रूप में लिखा जाए तो इसे शब्द समीकरण, यानी कि इंग्लिश में इसे कहा जाता है वर्ड इक्वेशन। और कोई भी इक्वेशन अगर दोनों साइड यानी एलएचएस में और आरएचएस में पूरी तरीके से समान द्रव्यमान को प्रस्तावित नहीं कर रहा हो तो उसे कंकालीय ढांचा कहा जाता है, यानी कि स्केलेटन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम एक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं जिसे हीट एंड ट्रायल रूल कहा जाता है। जब हम किसी भी बैलेंस इक्वेशन को शो करते हैं तो उनके फिजिकल स्टेट को तथा उनकी परिस्थितियों को पूरी तरीके से प्रस्तावित करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, और ये किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने का सही पद्धति होता है। ये आपके प्रो इंफॉर्मेशन थी जो आपने पीछे की कक्षा में पढ़ा था, पीछे के क्लास में देखा था। अब आगे की ओर हम बढ़ेंगे, यानी आगे के क्लासेस में इस क्लास के अंतर्गत हम आगे के टॉपिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और अगला टॉपिक जो है वो आपका है ये जानना कि रासायनिक अभिक्रिया ये कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, जिनमें पहला जो है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। मैं इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके चल रही हूँ ताकि आपको टर्म्स समझने में दिक्कत ना आए। बात आती है संयोजन अभिक्रिया की। देखिए, मेरे पढ़ाने का पैटर्न वही होता है जो कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में लेती हूँ। मैं ज्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मुझे जल्दीबाजी नहीं मचानी, बल्कि चीजों को सही तरीके से प्रस्तावित करना है, सही तरीके से आपके सामने रखना है, ताकि आपको कोई भी क्यूरीज ना रह जाए, कोई डाउट्स ना रह जाए। अगर हम बात संयोजन अभिक्रिया की करते हैं तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव। संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव, या फिर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है आपस में जुड़ना। कॉम्बिनेशन बनाना यानी कि आपस में संयुक्त होना, आपस में एक दूसरे को जोड़ना। यहाँ पर पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होते हैं तो पदार्थ का रूप कुछ भी हो सकता है। पदार्थ आयन के रूप में भी हो सकते हैं, पदार्थ तत्व के रूप में हो सकते हैं, पदार्थ यौगिक के रूप में या फिर मिश्रण के रूप में हो सकते हैं। लेकिन जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, चाहे वो शब्द समीकरण में हो ही क्यों ना हो, तो जब हम शब्द समीकरण में लिखते हैं तो हम तत्वों को प्रस्तावित करने के लिए उनके एक
टर्म का इस्तेमाल करते हैं और वो प्रॉपर टर्म होता है या तो रिएक्टेंट या फिर हिंदी में अभिकारक। तो इस अभिक्रिया के अंतर्गत दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और उस एकल उत्पाद की गुणवत्ता यानी रासायनिक गुणधर्म अभिकारकों से पूरी तरीके से भिन्न होता है। यहां पर आप एक इक्वेशन लिख सकते हो ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी कि ये ए बी जो है वो आपके क्या है, रिएक्टेंट है, और सी जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है, जिसको आप हिंदी में अभिकारक और उत्पाद के नाम से जान सकते हो। अभिकारक अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, अगर वो आपस में संयुक्त होते हैं, आपस में जुड़ाव करते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं, संयोजन करते हैं, तो अभिकारक के तौर पर जब ये आपस में संयुक्त होते हैं तो अभिक्रिया के उपरांत ये एक तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद जो बनता है उसकी रासायनिक गुणधर्मिता यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो अपने रिएक्टेंट के केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल सेपरेट होती है, बिल्कुल अलग होती है, डिफर होती है। तो इस तरीके से हम संयोजन अभिक्रिया को प्रस्तावित कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है उसे प्रस्तावित कर सकते हैं। अब इस बात को समझ लेना है कि अगर इसका डेफिनेशन आए तो हमें लिखना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करते हैं जिसके पश्चात वो एकल उत्पाद का निर्माण करे, जिस एकल उत्पाद की रासायनिक गुणधर्मिता अपने अभिकारकों से बिल्कुल भिन्न होती है उसे हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। In the chemical reaction, two reactant combined with the chemical reaction and get a single product whose single product properties is differ to their reactant is known as the chemical reaction, combination reaction। तो आप इस तरीके से इसको प्रस्तावित कर सकते हो। अब हम इसे एक उदाहरण के साथ देखते हैं। अब इस उदाहरण में हम क्या लिखते हैं, C+O2, ये दोनों ही आपका क्या है, गैसेस स्टेट में है, ये लिखना जरूरी है। और जब ये आपस में संयोग करते हैं तो बनाते हैं CO2 जो ऑल्सो गैसेस स्टेट में होता है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको समझने के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है जो इसी के अंतर्गत समझना है कि अगर हम दो चीजों को यानी दो अभिकारकों को आपस में केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो इसके लिए हमें एनर्जी इनहेल करनी पड़ती है, यानी एनर्जी का कोई ना कोई फॉर्म डालना पड़ता है अगर विखंडित कराने की बात है। लेकिन बात अगर दो अभिकारकों को आपस में जुड़ने की है तो वहां पर एक्सक्रीट होती है, एनर्जी जो है वो निष्कासित होती है। जैसा कि आपने गुणवत्ता में देखा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो हम उसे 4 लक्षणों से पहचानते हैं, जिसमें से एक लक्षण था कि पदार्थ की अवस्था का बदलना या तापमान में बदलाव आना। तो यहाँ पर भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है और जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है तो हम इसे एक्सोथर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर इससे हीट रिलीज हो रही है, अब हीट जो है वो ऊर्जा का एक रूप है, अगर तापमान निष्कासित हो रहा है, ऊर्जा निष्कासित हो रही है तो हम इसे एक्सोथर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन के नाम से जानेंगे। अब कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मनुष्यों में संपन्न होने वाली जो श्वसन की प्रक्रिया है यानी कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हाँ, ये बिल्कुल एक्सोथर्मल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन इसको समझने के पहले मैं इक्वेशन को लिख रही हूं ताकि आप इसे सुविधाजनक तरीके से समझ सको।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत हम एक्सोथर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं, यानी कि कोई भी संयोजन अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसका दो उदाहरण यहाँ पे प्रस्तावित किए गए हैं। पहला उदाहरण जो है वो कम्बशन ऑफ नेचुरल गैस का है, जिसमें आपका नेचुरल गैस CH4 है जो कि गैसेस स्टेट में होता है। जब हम उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कम्ब्यूज करते हैं, यानी कि दहन का काम करते हैं, जलाने का काम करते हैं, तो एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें CO2 इन द गैसेस स्टेट प्राप्त होता है। H2O भी हमें वेपर फॉर्म में मिलता है, जिसे हम गैसेस स्टेट में ही एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे लास्ट में हीट जो है वो रिलीज होती है। अब चूंकि यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि हीट रिलीज हो रही है यानी निष्कासित हो रही है, तो हम इसे एक्सोथर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ग्लूकोज के का ऑक्सीजन के फॉर्म के उपस्थिति में कम्बशन को दिखाया जा रहा है, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंतर्गत आता है, यानी श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कम्ब्यूज करते हैं, यानी उनका दहन होता है, तो हमें एज अ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसेस स्टेट गेन होता है। वहीं पे आपका H2O प्राप्त होता है और साथ ही हीट रिलीज होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो आपके एक्वस फॉर्म में है, यानी कि ये जलीय विलयन के रूप में है। तो आप दोनों ही रिएक्शन के अंतर्गत एक चीज कॉमन फैक्टर देख रहे हो कि यहाँ पे भी हीट रिलीज हो रही है और यहाँ पर भी दूसरे रिएक्शन में भी हीट रिलीज हो रही है। तो जहां पे भी हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और चूंकि ये मैंने आपको बताया कम्बशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज, तो जो कि रेस्पिरेशन के अंतर्गत होता है, जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है हीट के फॉर्म में, इसलिए श्वसन की अभिक्रिया को भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। या फिर रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन होता है उसे हम एक्सोथर्मल रिएक्शंस के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी को लेकर, या फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आपको तरह तरह के एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे और उससे आपको रीजन पूछा जा सकता है या सर्टेन रीजन के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसे रिमार्केबल करके चलिएगा या फिर अपने नोट पे नोट डाउन करके चलिएगा कि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे के समय में होने वाला है। तो इस तरीके से आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। हम बात करते हैं दूसरे टर्म यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में विघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। विघटन। इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत विघटन रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कोई भी अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में विखंडित हो जाता है, जहां पर फिर से वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सेम सामने होता है कि उत्पाद की रासायनिक गुणधर्मिता जो है वो अभी आपके अभिकारक की गुणधर्मिता से अलग होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर दो पदार्थ आपस में संयुक्त होते हैं, दो अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक अभिकारक विखंडित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो जो आपने इक्वेशन का एक फॉर्मेट लिखा था, इसी फॉर्मेट को यहाँ पर बदलना है। वहां पर आपका क्या था, A+B से आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो C होता है। आपको यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ कि इसमें क्या है, A+B आपने लिखा जिसका प्रोडक्ट बनता है C। यहाँ पे आपको क्या करना है, A जब विखंडित होता है तो क्या बनाता है, B+C बनाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, CaCO3 को जब हम विखंडित करते हैं हीट के द्वारा या किसी भी तरीके से, इसके बारे में चर्चा हम अभी तुरंत एक नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। CaCO3 को जब हम विखंडित करते हैं तो COA बनता है, CaO बनता है और प्लस CO2 बनता है। तो आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट विखंडित होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है।
यहां पर एक चीज देख लीजिए कि किसी भी अभिकर्मक को या किसी भी अभिकारक को अगर हम विखंडित करते हैं तो विखंडित करने के लिए ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होती बल्कि ऊर्जा को डालना पड़ता है, यानी ऊर्जा उसमें समाहित करनी पड़ती है, एग्जॉर्ब होती है, ऊर्जा को एग्जॉर्ब किया जाता है। तो इसे हम एक्सोथर्मल की जगह पे इंडोथर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी ये कहा जाएगा क्या, इंडोथर्मल रिएक्शन। अब अगर बात करते हैं इंडोथर्मल रिएक्शन की, तो इंडोथर्मल रिएक्शन के कई रूप हो सकते हैं। अब वो रूप कौन कौन से हैं, बस माध्यम के बदलने से हम रिएक्शंस के नाम बदल देते हैं। जैसे कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, विघटन की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उसे विघटन को कराने के लिए यानी कि उसमें विखंडन कराने के लिए अगर हम ऊर्जा के रूप में प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं तो इसे फोटोलाइटिक इंडोथर्मल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर हम जल का विघटन माध्यम यूज करते हैं तो हम इसे हाइड्रोलाइटिक के नाम से जानते हैं, और अगर विद्युत के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसे इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। और ये सारे ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में या फिर टिपिकल क्वेश्चंस में या केस स्टडी के आधार पर आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न हो सकते हैं, जो अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंस रखते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं ये, जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर चीजों को समझ के चलना जरूरी है कि विघटन की अभिक्रिया के लिए ऊर्जा को समाहित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऊर्जा का रूप कुछ भी हो सकता है, वो जल के रूप में हो सकता है, विद्युत के रूप में हो सकता है, प्रकाश के रूप में हो सकता है, और जैसे ही अपने रूप में परिवर्तन करता है, जैसे कि अगर प्रकाश के रूप में है तो हम इसे फोटोलाइटिक के नाम से जानते हैं, यानी प्रकाशीय विघटन के नाम से जानते हैं। जल के द्वारा अगर विघटन की अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है तो इसे हम जलीय विघटन या फिर हाइड्रोलाइटिक के नाम से जानते हैं। और वहीं पे अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यानी कि विद्युत के द्वारा करवाई जा रही है तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक के द्वारा या विद्युत विघटन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने आज के डेट में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इंडोथर्मल रिएक्शन के बारे में जाना, और ये जानकारियां आप तक अच्छी तरीके से जा रही हैं, आप इसका बेनिफिट उठा रहे हो। तो सब कुछ अगर हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। अगर सब कुछ बढ़िया है और आप नॉलेज गेन कर रहे हो तो भाई हमें भी तो इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एक शाबाशी तो बनती है, और वो शाबाशी कहाँ से मिलेगी भाई, आपके शेयर से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये क्लास यहीं पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत लंबा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझे बिना आप अपने ही क्लास के यानी 10th क्लास के बहुत से इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं समझ पाओगे। तो इस पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही जो है ना वो मील का पत्थर, अगर ये क्लियर हो गया तो बाकी तो चुटकियों में क्लियर होंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और लास्टली धन्यवाद।